नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। अरे भाभी, आप तो बहुत कंजूस हो गई हैं। हमने कहना क्या छोड़ दिया, आपने तो अपना हाथ ही मोड़ लिया। क्या आकाश भैया के पैसों पर बस आपका ही अधिकार है, हमारा कुछ नहीं? देख रही हूँ कि अपने मायके वालों को उपहार देने में तो आप कोई कमी नहीं करती, लेकिन हमारे नाम पर आपको खर्चे याद आते हैं। मायके में उपहार मेरे भैया की कमाई से ही तो भेजती हो। एकता अपनी भाभी मिताली से फ़ोन पर कहती है। मिताली हंसते हुए बोली, यही फ़र्क होता है दीदी। मेरे मायके वाले त्योहार पर जब मुझे फ़ोन करते हैं तो ऐसे तीखे शब्दों से घायल नहीं करते। क्या आप अपनी ननद से ऐसे बात कर सकती हैं जैसे मुझसे कर रही हैं? नहीं करेंगी, क्योंकि नंदे बस भाभी को दबाना जानती हैं। ये कहकर मिताली ने एकता को सुना दिया। थोड़ी देर ननद भाभी में बातें होती रहीं, फिर मिताली ने फ़ोन रख दिया। आकाश वहीं पास में बैठे थे। मिताली की तरफ देखते हुए बोले, तुम दोनों का भी हमेशा से यही चलता रहा। अगर वो कुछ कह भी देती है तो सुनने में क्या हर्ज है? मिताली बोली, सालों से सुनती ही आई हूँ। जब तक मैं भर भर के सामान देती रही तब तक मैं अच्छी भाभी बनी रही। अब जब हाथ खींचना शुरू कर दिया तो बुरी भाभी और बुरी बहू बनकर रह गई हूँ। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बात हमेशा हम दोनों के बीच में ही ख़त्म नहीं होती। आज भी देखना, थोड़ी ही देर में यही सब बातें मम्मी जी को पता चलेंगी और वो भी मुझे यही सब बोलेंगी। ये कहकर मिताली चाय बनाने रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद वैसा ही हुआ जैसा मिताली ने कहा था। उसकी सास उषा जी आईं और बोली, बहू, तुमने तो रिश्तों की मर्यादा ही ताक पर रख दी। हमने तुम्हें कहना क्या छोड़ दिया, तुम तो सर चढ़ती जा रही हो। हम इस उम्र में भी अपने ससुराल के रिश्तों को निभा रहे हैं और तुमसे एक ननद का नहीं किया जा रहा है। मिताली बोली, मम्मी जी, मैंने भी अपने समय में रिश्तों को बहुत निभाया है और कितने ही कड़वे घूंट पीकर भी मुस्कुराती रही। हाँ, अब बात अलग है कि पहले सब कुछ देखते और जानते हुए भी मैं चुप रहती थी, लेकिन अब बोल देती हूँ जो सबको बुरा लग जाता है। उषा जी तो बड़बड़ाते हुए चली गईं और मिताली अपने कमरे में आकर बीते दिन की यादों में खो गई। कभी यही सास उसे पलकों पर बिठाकर रखती थी, जो आज उससे इतनी खिंची खिंची रहती हैं। कितना फ़र्क है तब के घर के लोगों के व्यवहार में और आज के व्यवहार में। जब मिताली नई बहू थी तो बात ही कुछ और थी। कोई उससे कुछ भी उल्टा सीधा बोलता, वह जवाब नहीं देती थी। उसकी माँ ने उसे संस्कार ही ऐसे दिए थे कि बड़ों को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देना है। कुछ महीने तो सब ठीक ठाक ही रहा। एक बार वह आकाश के साथ पिक्चर देखकर वापस आई तो अपने कमरे का नज़ारा देखकर दंग रह गई। उसकी अलमारी से कई साड़ियाँ बाहर निकली पड़ी थीं और मेकअप का कुछ सामान नीचे फर्श पर था तो कुछ किट और बेड पर। आकाश बोला, ऐसे कैसे छोड़कर चली गई थी अपना सारा सामान? कमरे को ठीक करके जाती। लेकिन मैं तो कमरा बिल्कुल साफ सुथरा छोड़कर गई थी और बेड पर भी कुछ नहीं था, मिताली आश्चर्य से बोली। तभी उषा जी कमरे में आईं और बोली, बहू, तुम्हारी ननद को किसी शादी में जाना था तो वो तुम्हारी 2-3 साड़ियाँ और कुछ मेकअप का सामान लेकर गई है। जल्दी में थी इसलिए सामान ऐसे ही छोड़ गई, तुम ठीक से रख लेना। इतना कहकर वे चली गई। मिताली ने आकाश की ओर देखा तो वो मुस्कुरा पड़ा। कोई बात नहीं, ले गई तो तुम सामान लगा लो ठीक से, तब तक मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। मिताली हैरान थी कि कैसे कोई बिना पूछे किसी के सामान को हाथ लगा सकता है, लेकिन उसने खुद को शांत किया और घर के कामों में लग गई। समय बीता। एक रोज़ मिताली की ननद एकता अपने पति के साथ खाने पर आई। एकता के पति को खाना इतना अच्छा लगा कि वे बार बार खाने की तारीफ करता रहा।
और अपनी पत्नी को भी मिताली से कुछ सीखने की हिदायत देता रहा। एकता उस समय तो चुप रही, लेकिन शाम की चाय के समय वे मिताली से बोली, भाभी, माना कि आपको अच्छा खाना बनाना आता है, लेकिन इतना ढकोसला करने की क्या ज़रूरत थी। मिताली को कुछ समझ न आया तो सासू माँ तपाक से बोली, बहू, इसके कहने का मतलब है कि तुम दामाद जी के सामने ये भी तो बोल सकती थी कि ये सब्जी एकता ने बनाई है। भाभी तो अपनी नंदों के लिए क्या कुछ नहीं करती, और एक तुम हो। मिताली को अब समझ आया कि एकता उसकी तारीफ से जल उठी है। वह बोली, मम्मी जी, वहाँ कोई बाहर का तो बैठा नहीं था जिसके लिए मैं झूठ बोलती। रही बात तारीफ करने की, तो क्या जीजाजी दीदी के हाथ के खाने का स्वाद जानते नहीं होंगे? आखिर खाना तो उन्हें उनके हाथ का ही है, फिर मेरा झूठ कब तक चलता? ये सुनकर सासू माँ फिर बोली, अरे, जब तक चलता तब तक तो चलाती, लेकिन तुमने तो अपनी ननद को अपने पति की नज़रों में उठाने की कोई कोशिश ही नहीं की। ये कौन सा तुमसे कोई बड़ी चीज़ की अपेक्षा कर रही थी? लगता है कि आजकल मायके वालों से तुम्हारी बातचीत कुछ ज़्यादा ही हो रही है, तभी पर निकलने लगे हैं तुम्हारे। मिताली चुप रह गई। उसे पता था कि जब इन दोनों को इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि कौन पति अपनी पत्नी के हाथों के स्वाद को नहीं पहचानता, और ऐसे में झूठी तारीफ कितने दिन चलती, तो ऐसे लोगों से बहस करके कोई फ़ायदा नहीं था। समझाया उसे जाता है जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग हो, लेकिन यहाँ तो दोनों की ही खोपड़ी खाली थी। वैसे भी बात बढ़ाना उसके स्वभाव में नहीं था, लेकिन सास नंदों के लालच को देखते हुए अब उसने अपने मायके से उनके लिए सामान लाना धीरे धीरे कम कर दिया था। और ऐसा होते ही सास और ननद के स्वभाव में साफ बदलाव भी उसने महसूस किया था। एक रोज़ आकाश दफ्तर से लौटा तो उसके पापा बाहर ही बैठे थे। आकाश बोला, पापा, सुना है शर्मा जी के यहाँ चोरी हो गई। हाँ बेटा, तुम भी देख कर जाया करो। अब बहू से भी कह दो कि अपनी अलमारी का ताला लगा कर रखे, क्योंकि सब अपने अपने कमरे में रहते हैं तो बाहर का कुछ पता नहीं चलता। आकाश ने मिताली को समझा दिया। मिताली ने अपनी अलमारी में मजबूत से ताला लगा दिया। एक दिन सुबह से शाम तक के लिए उसे अपने मायके जाना पड़ा, और जब वह लौटकर वापस आई तो सास गुस्से से लाल होते हुए बोली, क्यों मिताली, हम क्या चोर हैं जो अपनी अलमारी में इतना बड़ा ताला लगा कर गई थी? सारे गहने मायके वालों को दे आना और इल्ज़ाम हम पर लगा देना कि मेरे गहने तो सास नंदों ने चुरा लिए। दोनों पति पत्नी हैरान रह गए। आकाश ने कुछ कहना चाहा तो उषा जी ने इशारे से उसे चुप करा दिया, लेकिन मिताली आज बोल पड़ी, मम्मी जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? अपने सामान को ही तो ताला लगाया है ना, तो इसमें किसी को क्या परेशानी है? मैं जितना बर्दाश्त कर रही हूँ, आप उतना ही बोले जा रही हैं। और हाँ मम्मी जी, मेरे मायके वाले इतने ओछे नहीं कि अपनी दी हुई चीज़ों को वापस ले लें। ये बोलकर मिताली अपने कमरे में आ गई। उषा जी भुनभुनाई, देखा जी आपने इसके तेवर, अभी अभी मायके से आई है ना, इसलिए चढ़ रही है। सास ननद को कुछ देने में इसके प्राण निकलते हैं, और वहाँ मायके में सबके लिए बैग भर भर कर उपहार ले गई होगी। ससुर बोले, तुम शायद पागल हो गई हो, सुबह तुम्हारे सामने ही तो गई थी एक पर्स लेकर, बस तो कहाँ से बैग भर लिया उसने? और दूसरों की चीज़ों पर अपनी लार टपकाना कब बंद करोगी तुम? अगर वो अपनी चीज़ें संभाल कर रखती है तो तुम्हें क्या परेशानी है? उषा जी बोली, आप तो चुप ही रहिए जी, आप ही ने सर चढ़ा रखा है उसे। आपको उसमें कभी कोई कमी दिखी है जो आज दिखेगी? अब तो ये रोज का ही हो गया। उषा जी कोई मौका न छोड़ती मिताली को जलील करने का। शुरुआत में तो मिताली को बुरा लगता, वह घंटों रोती, लेकिन धीरे धीरे उसे इन सब बातों की आदत पड़ गई और उसने उषा जी की तरफ ध्यान देना ही छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद की बात है। एक दिन एकता और उसका पति आए हुए थे। मिताली उनके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी कि तभी उसके घर से फ़ोन आ गया। मिताली की माँ की हालत बहुत गंभीर थी और उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था। आकाश को जब ये पता चला तो वह तुरंत बोला, तुम ऐसा करो, एक बैग में कुछ कपड़े रख लो, पता नहीं वहाँ कितने दिन लग जाएं। मैं अभी तुम्हें छोड़ आता हूँ।
मिताली रोते रोते अपने कमरे में बैग लगाने जैसे ही गई, उसकी ननद अपनी माँ के कानों में बोली, मम्मी, भाभी तुमसे बिना पूछे ही जा रही हैं। भाई मेरी तो हिम्मत नहीं होती अपनी सास से बिना पूछे कहीं जाने की। उसकी बात सुनकर उषा जी भड़क गई और जैसे ही बैग लेकर बाहर मिताली जाने लगी, उन्होंने ऊंची आवाज़ करके उससे पूछा, ये बैग वैग लेकर किधर चल दी? तुम्हें दिख नहीं रहा घर में मेहमान आए हुए हैं? मिताली आंखों में आंसू लेकर बोली, मम्मी जी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है और मैं सीधा उनके पास अस्पताल ही जा रही हूँ। ये सुनकर उषा जी और भड़कते हुए बोली, तो इस घर में कोई बड़ा नहीं रह गया है जिससे तुम पूछ कर जाओ, या अपनी मर्जी से मुंह उठाकर जाना भी शुरू कर दिया है? अब चाय वहाँ गैस पर रखी है, पूरी रसोई बिखरी पड़ी है, ये सब कौन संभालेगा? लेकिन अब मिताली का सब्र का बांध टूट गया। वो बोली, मम्मी जी बस कीजिए, आप में जरा सी भी इंसानियत है कि नहीं? इस वक्त ननद और रसोई से कहीं ज़्यादा मेरी माँ है और मैं उन्हें वहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। फिर अपने पति की तरफ देखते हुए बोली, आप चल रहे हैं छोड़ने या मैं रिक्शे में चली जाऊँ? आकाश अपनी पत्नी के साथ बाहर निकल गया। बाहर बैठे ससुर को जब इस बात का पता चला तो वे मिताली के सर पर हाथ रखते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटी, आराम से जाओ। आकाश मिताली को छोड़कर वापस आ गया और एक हफ्ते तक रोजाना अपनी सास को देखने जाता रहा। माँ को अब काफ़ी आराम था, इसलिए 10 दिन बाद मिताली घर वापस आ गई। उसको देखकर उषा जी बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, बड़ी जल्दी आ गई महारानी, तुम्हारे बिना कौन सा घर का काम रुका पड़ा था? और ये क्या, चलते समय तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया? खाली हाथ बेटी विदा कर दी? मिताली भी उन्हीं की भाषा में बोली, मैं वहाँ किसी शादी या खुशी के अवसर पर नहीं गई थी, बीमारी में गई थी। और हर बार मायके जाने पर कुछ लाना ही है, ये कौन सी किताब में लिखा है मम्मी जी? इसका मतलब तो ये हुआ कि आप अपने मायके किसी दुख या मौत में जाती थीं तो तब भी वहाँ से उपहार और सामान लाती थीं, या फिर कल को भगवान न करे हमारे घर में कोई अपशकुन हो जाए तब भी आप एकता दीदी को उपहार देंगी, क्योंकि वो तो मायके आएंगी और मायके से खाली हाथ लौटना आपके अनुसार बहुत बड़ा पाप है। लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती मम्मी जी। खुशी के अवसर पर वैसे भी मेरी माँ ने कभी खाली हाथ भेजा भी नहीं है मुझे। और आपको मेरे लाए उपहारों से क्या मतलब? जब तक मैं आपको और आपकी बेटी को अपनी चीज़ें यूं ही देती रही तब तक तो मैं अच्छी बहू और भाभी रही। लेकिन आप लोगों का व्यवहार देखकर जब मैंने हाथ खींच लिया तो आप लोगों ने भी अपना असली रंग दिखा दिया। कहते कहते मिताली रो पड़ी। तभी उसके सर पर किसी ने हाथ रखा। उसे पीछे मुड़कर देखा तो उसके ससुर खड़े थे। वे बोले, जाओ बेटी, अपने कमरे में जाकर आराम करो। फिर अपनी पत्नी से बोले, तुम जैसी सास की वजह से अच्छी बहुएं भी बुरी बन जाती हैं। कितना लालच भरा पड़ा है तुम्हारे मन में। अरे समधन को देखने जाना तो दूर की बात है, तुमने तो फ़ोन पर भी उनकी कुशल क्षेम नहीं पूछी। ऊपर से इस परिस्थिति में भी वहाँ से अपने लिए उपहारों की उम्मीद कर रही हो। याद रखना, बुरे वक्त पर ये बहू ही काम आएगी, तुम्हारी वो लालची बेटी नहीं जिसको बस तुम्हें भड़काना आता है। उस वक्त तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा और तुम पछताओगी। शाम को आकाश घर आया तो उसकी माँ ने उसे नमक मिर्च लगाकर सारी बातें बताईं। सारी बातें सुनकर आकाश बोला, माँ, ये लेन देन के चक्कर में मैं कभी नहीं पड़ा, लेकिन हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि आपका व्यवहार मिताली के लिए ठीक नहीं है। एकता जब देखो यहाँ आई रहती है और हर बार यहाँ से कुछ न कुछ लेकर जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा कि जब भी आप बीमार पड़ती हैं तब वो एक दिन भी आपको देखने नहीं आती? उसके पास हर बार कोई न कोई बहाना तैयार रहता है। मैंने और मिताली ने उसको हर बार उपहार देने से कभी मना नहीं किया, लेकिन ये बात तो आपको और उसको दोनों को सोचनी चाहिए कि हर दूसरे दिन उपहार देने का क्या औचित्य है। आखिर कोई अंबानी तो हम हैं नहीं। कोई बात नहीं, आपका मन खुश हो जाता है उसको कुछ देकर तो यही सही, लेकिन यही काम मिताली के मायके वाले भी करें। इसके लिए आप मिताली पर दबाव नहीं डाल सकती, क्योंकि जब भी उचित समय होता है या कोई तीज त्योहार आता है तब मिताली के घर से सबसे पहले सामान आता है और एकदम बढ़िया क्वालिटी का। लेकिन इस बार वो किसी खुशी में नहीं,
अपनी माँ की बीमारी में गई थी, तो ऐसे में उपहार लाने का कोई तुक नहीं। अब हर कोई एकता तो नहीं हो सकती ना माँ, जिसे बस मायके से उपहार ही चाहिए, चाहे समय कैसा भी हो। और हाँ माँ, रहना आपको हमारे साथ है, अपनी बेटी के साथ नहीं। तो बेहतर होगा कि आप एकता की बातों में आना बंद कर दें और अपनी बुद्धि से चलें, क्योंकि अगर घर का माहौल ऐसा ही रहा तो मैं भी मिताली को ज़्यादा दिनों तक चुप नहीं रख सकूँगा। ये कहकर वह अपने कमरे में चला गया। समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास तो हो रहा था, लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थी। फिर भी मिताली को घर का माहौल पहले से थोड़ा सुधरा हुआ लगा। एकता का आना भी अब काफ़ी कम हो गया था और उसके उपहार बस अब तीज त्योहारों पर ही सिमट कर रह गए थे। ऐसा भी चलता रहे तो मिताली को कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।